हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, वहां पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपका किडनी की आंतरिक संरचना थी, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी वृक्क की आंतरिक संरचना, है ना, उसके बारे में डिस्कशन आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो प्रोसेस होती है नेफ्रॉन की संरचना और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, है ना, आपके एग्जाम में ये डायग्राम सहित पूछ लिए जाते हैं। अधिकतर नेफ्रॉन की संरचना पूछ लिया जाता है और कभी कभी हो सकता है कि आपके मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपके नेफ्रॉन की संरचना, है ना। मैंने आपको बताया था किडनी की जो मेन इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है ना। और नेफ्रॉन की संख्या जो है लाखों में होती है। 10 लगभग किताब में संख्या लिखी हुई मिल जाती 10 लाख के आसपास, है ना। तो ये नेफ्रॉन का काम क्या होता है? देखिए, नेफ्रॉन का जो मेन भाई किडनी क्या है? किडनी आपकी ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम करती है, ब्लड को छानने का काम करती है कि नहीं? तो किडनी के अंदर भी कौन सा पार्ट है जो ये काम करता है? तो वो काम करते हैं आपके नेफ्रॉन, है ना। ये जो रक्त कोशिकाएं होती है नेफ्रॉन, कई सारी कोशिकाएं होती है, मैंने बताया 10 लाख के आसपास संख्या होती है इनकी, है ना। तो ये क्या करती हैं कि ब्लड को छानने का काम या प्यूरिफिकेशन का काम करती हैं, है ना। भाई किडनी के अंदर ब्लड जाता है धमनियों के माध्यम से, है ना, और ये उसको छानने का काम करती हैं। छानने के बाद जब ब्लड छन जाता है, जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इस नेफ्रॉन के द्वारा होते हुए मूत्र नली में चले जाते हैं सारे। ठीक है, छना हुआ जो ब्लड है ना, वो इस नेफ्रॉन में उपस्थित जो आपकी शिराएं होती हैं, है ना, जिनको वृक्कीय शिराएं कहते हैं, आपने पढ़ा था पीछे इंटरनल स्ट्रक्चर में, वृक्कीय शिराएं थी। तो उन शिराओं के माध्यम से ब्लड क्या है वापस हृदय की ओर चला जाता है। ठीक, धमनियां लेकर के आती हैं और शिराएं वापस लेकर के जाती हैं ब्लड को। ठीक है, बाकी बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नेफ्रॉन में आगे धीरे धीरे जाता हुआ मूत्र नली से होकर के यूरेथ्रा द्वारा बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है ना। इसकी प्रोसेस काफी जटिल होती है, कई पार्ट्स होते हैं इसमें। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब नेफ्रॉन आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर संरचनाएं बताएंगे। तो आज हमें यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचनाओं में इन विभिन्न भागों को देखना है। तो देखिएगा, जनरल एक डायग्राम की बात कर लें तो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है ना। एक डायग्राम अभी मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप उसको भी देख करके डायग्राम चाहे जो बना लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ मैंने एज इट इज डायग्राम बनाया है ये आपको समझाने के लिए। अगर ना अच्छा लगे तो आप स्क्रीन से वाले से जो लगा दूंगा उसको सॉल्व लेकर के बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नेफ्रॉन, हिंदी में कहते हैं वृक्काणु, है ना। भाई ये वृक्क की मेन इकाई होती है इसलिए इसको कहते हैं वृक्काणु, है ना, वृक्क के अणु, वृक्काणु। ठीक है, तो नेफ्रॉन इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में कहते हैं वृक्काणु की संरचना, इस नाम से भी आ सकता है। नेफ्रॉन तो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसी संरचना मिल जाती है आपको बनी हुई, है ना। इसमें सबसे पहले देखिए क्या है, ऊपर के एक, है ना, प्याले के आकार की, कप के आकार की संरचना देखिए ऊपर बनी हुई है ये, है ना, जेम्मा कप। ठीक है, तो ये कप के आकार की संरचना है ना। अब उसमें क्या है, देखिए इसमें 2 प्रकार की धमनियां हैं, है ना। 2 प्रकार की देखिए धमनियां हैं। एक क्या है, आपको ये लिखा हुआ है अभिवाही धमनिका, है ना, इसको कहते हैं अभिवाही धमनिका। ये अभिवाही धमनिका क्या करती है? तो ये जो है आपका जो शरीर से ब्लड है ना, वो कहां पर लेकर के आती है? ग्लोमेरुलस में, है ना। ये देखिए इसके द्वारा ब्लड कहां से आएगा? इसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है ना, तो ग्लोमेरुलस जो होता है कोशिकाओं का गुच्छा होता है ना, ब्लड सेल्स का गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। तो यहां से अभिवाहित धमनिका क्या करेगी? ब्लड लेकर के आएगी। ठीक है, तो अभिवाहित धमनिका के द्वारा क्या होता है? ब्लड आता है, इसका व्यास ज्यादा होता है इस वाली की तुलना में, अपवाही की तुलना में इसका व्यास अधिक होता है, और ये क्या है, अधिक मात्रा में ब्लड लेकर के आती है अभिवाहित धमनिका। ठीक है, तो ये ब्लड लेकर के आती है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी है अपवाही धमनिका। ये क्या करती है? तो ये आपकी जो है ग्लोमेरुलस में जो कोशिका वाली गुच्छाएं जो कि हैं, कोशिका के गुच्छ बने हुए हैं, गुच्छे के रूप में जो कोशिकाएं हैं, इनसे जो आपका ब्लड है उसको कहाँ ट्रांसफर करने का काम करती हैं? उसको ग्लोमेरुलस में भेजने का काम करती हैं। ठीक है, तो अब अपवाही जो धमनिकाएं हैं वो क्या करती हैं कि इस गुच्छे से, कोशिकाओं का ये जो गुच्छा है, इससे ब्लड कहाँ ट्रांसफर करने का काम करती हैं? तो ये ग्लोमेरुलस में भेजने का काम करती हैं।
ठीक है। तो अभिवाही धमनिका ब्लड को लेकर के आती है नेफ्रॉन के अंदर, है ना, और नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में, है ना, इस संरचना को कहते हैं बोमेन संपुट, जो कप है इसको कहते हैं बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट यानी ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में रक्त के स्थानांतरित करने का या रक्त को भेजने का या रक्त को संचरित करने का कौन काम करता है? तो ये करती है आपकी अपवाही धमनिका। तो ये यहां से ब्लड को यहां ट्रांसफर करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? कोशिकाओं का गुच्छा होता है ना, जहां पर आकर के ब्लड इकट्ठा होता है इस पार्ट में, यहाँ पर कलेक्ट होता है इन गुच्छिकाओं में। ठीक है, उसके बाद अपवाही धमनिका की तरह ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट में आएगा। अब बोमेन संपुट में जब यहाँ पर आता है तो कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि नेफ्रॉन या किडनी के किस भाग में रक्त का निस्यंदन होता है? कहीं कहीं निस्यंदन लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है निस्पंदन। ठीक है, तो चाहे निस्यंदन लिखा हो या निस्पंदन लिखा हो, दोनों एक ही प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निस्यंदन कहां पर होता है? निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, छानना, छानने की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो छानने की प्रक्रिया यहीं पर होती है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है? यहाँ पर रक्त को निस्यंदित करने की प्रक्रिया या छानने की प्रक्रिया होती है, यहाँ से ब्लड छनता है ना। तो छनने का मतलब होगा क्या? तो यहाँ पर जो ब्लड में आने वाले ग्लूकोज हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है ना, ये सब जो आते हैं ब्लड के साथ, उनका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो रक्त छनता है यहाँ पर। ठीक, तो इन सब खाद्य पदार्थों का, है ना, क्या होता है? यहाँ पर अवशोषण होता है। किस भाग में? तो बोमेन संपुट में। ठीक है, तो बोमेन संपुट में रक्त का निस्यंदन होता है, रक्त का छनना होता है ना, ये छनता है ब्लड यहाँ पर। ठीक, उसके बाद अब क्या होगा? जब यहाँ से छनेगा, है ना, काफी लंबी प्रोसेस होती है, एक ही जगह सब नहीं छन जाता कि सब एक ही जगह छन जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? फिर आगे की ओर ब्लड जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें मार्ग भी दिखाया गया, इधर से आएगा, इधर जाएगा, इधर से होकर के इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ब्लड फिर आता है यहाँ आगे की ओर। अब देखिए इसमें ये जो नलकी बनी हुई है, घूमी हुई है, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ का मतलब होता है पास। ठीक है, कुंडलित का मतलब होता है मुड़ी हुई। ठीक है, और नलिका का मतलब नलकी जानते ही हो। ठीक है, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये मुड़ी हुई है ना, इसलिए इसका नाम है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई। उसके बाद अब यहां से ब्लड जब आएगा तो इधर जाएगा। अब यहाँ भी क्या होता है? कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थों का यहाँ भी अवशोषण होता है। भाई देखो पूरी तरीके से छनेगा, अब एक ही जगह नहीं कि पूरे छन जाएगा एक ही बार में, है कि नहीं? भाई आपको कोई ज्यादा मिश्रण वाला पदार्थ दे दिया जाता है ना, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां हो, तो आप उसको एक बार नहीं, छन्नी से कई बार छानते हैं, होता कि नहीं होता? तो यहाँ भी कई जगह पर इसका छन्ना होता है ना। तो यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो यहाँ पर भी क्या कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ अवशोषित कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका ये मुड़ी होती है। इसमें देखिए क्या लिखा? अवरोही चाप। अवरोही और आरोही, आरोही और रोही आपने पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा। आरोही क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्या होता है? घटता हुआ क्रम। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपका ब्लड है वो नीचे की ओर उतरता है ना, तो नीचे की ओर घटना या नीचे की ओर उतरना क्या कहलाता है? अवरोही क्रम, है ना। इस प्रोसेस को अवरोही कहते हैं, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? घटना, ऊपर उतरना, ऊपर से नीचे आना, कम होना, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या होगा कि ब्लड इस जगह से क्या आएगा? ये नीचे की ओर आता है, इसीलिए इसका नाम है अवरोही। भाई जब ऊपर की ओर जाएगा तो आरोही, आरोही का मतलब बढ़ना, अवरोही का मतलब घटना, घटना का मतलब ऊपर से नीचे आना। ठीक है, तो यहां से ब्लड क्या होगा? नीचे की ओर आएगा, तो इसको कहते हैं अवरोही चाप। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा अवरोही चाप। अवरोही का मतलब नीचे है और चाप का मतलब नलकी में बना हुआ है, तो यहां से आ रहा है। ठीक, तो अवरोही चाप के द्वारा ये क्या होगा? नीचे की ओर आएगा ब्लड। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर हेनले लूप। ये देखिए, ये जो मुड़ी हुई नलकी है यू के आकार की, इसको कहते हैं हेनले लूप, है ना, कि वैज्ञानिक के नाम के आधार पर हेनले, हेनले साहब के नाम पर। ठीक है, तो ये है आपकी हेनले लूप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर भी इस नलकी में भी होता क्या है? काम सब जगह पर वही होता है, थोड़ा थोड़ा होता है सब कहीं, थोड़ा थोड़ा होगा सब कहीं, कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी कुछ मात्रा में खनिज लवण का अवशोषण हो जाता है, तो बचा कुछ आपका क्या है? हेनले लूप में अवशोषित हो जाएगा, है ना, इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर क्या है आपका? ऊपर अवरोही चाप, फिर यहाँ से होकर के ब्लड कहाँ जाएगा? आगे की ओर बढ़ता है।
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, इसको देखिए लिखा है आरोही चाप। देखिए आरोही का मतलब क्या, बढ़ता हुआ क्रम, ऊपर की ओर बढ़ना। तो यहाँ से बढ़ क्या होता है कि यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से ये क्या है, ऊपर की ओर चढ़ता है, इसीलिए इसका नाम है आरोही चाप। ठीक। तो यहां से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। देखिए यहाँ भी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। कहीं देखेंगे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका ये देखिए मुड़ी हुई है ना। तो ये क्या है आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। ठीक। तो यहां से होते हुए बस फिर कहाँ जाएगा आपका, इधर की ओर। देखिए मार्ग दिखाया गया, इधर से होकर के जाएगा और इस साइड में इधर जाएगा, है ना। इस डंडी में, ये डंडी नहीं है, ये नलकी है, संग्राहक नलिका कहते हैं इसको। ठीक है। तो यहां से होते हुए आपका ब्लड फिर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, छन जाएगा पूरा। ठीक है। फिर छनने के बाद क्या होगा, छनने के बाद आपका यहाँ पर ये जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा, यहां से जैसे ही ये आपका यूरिन जो होता है वो यहां से पास होकर के इस संग्रह नलिका, देखिए संग्राहक नलिका नाम ही इसका संग्राहक, ये संग्रह करने का काम करती है। ठीक है। यहाँ पर किसका संग्रह होगा, तो यहाँ पर जो आपका यूरिन वगैरह होता है ना, जो मूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आकर के धीरे धीरे संग्रहित होता है। ठीक है। और ये सीधे कनेक्शन इसका कहाँ से होता है, मूत्र नली से। ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, आगे की ओर मूत्र नली होती है। भैया नल की कहाँ, मूत्र नली से जुड़ी होती है ना। और मूत्र नली से फिर कहाँ, यूरेथ्रा में चली जाएगी। ठीक है। और यूरेथ्रा में क्या होगा, मूत्र कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि यहां से होते हुए यूरिन पास होते हैं धीरे 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 धीरे, ये मूत्र नली से कनेक्ट होती है, ये मूत्र नली में चला जाता है, फिर जाकर के नीचे यूथरा में इकट्ठा होगा और फिर वहां से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा उसको। ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाती है इसके अंदर, इसको कहते हैं संग्राहक नली, यहाँ संग्रहित होने का काम होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है देखिए, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। देखिए संरचनाएं बनी हुई है ना। इस तरीके की यहाँ पर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसी नेफ्रॉन के अंदर आपकी जो होती है वृक्क की सिराएं। अब सिराएं क्या काम करती हैं भाई, ब्लड को वापस ले जाना है ना भाई, ब्लड बाहर न जाना चाहिए, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर सिराएं जुड़ी हुई होती हैं, सिराओं के माध्यम से क्या होता है, ब्लड वापस जाता है। ठीक भाई, ब्लड तो जाएगा नहीं, है ना, ब्लड को तो जाना है नहीं, ब्लड जाने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ के माध्यम से क्या होता है, फिर आपका इसके द्वारा जो है आपका ब्लड वापस चला जाएगा यहीं से होकर के। ठीक है। तो ये हो जाती है एक छोटी सी जानकारी इसके विषय में, नेफ्रॉन कैसे काम करता है ना, कि यहाँ से ब्लड आएगा और इधर से जब छनेगा, यहाँ पूरा छन्ने का ही काम होता है इसके अंदर, है ना, पूरी संरचना में छन्ने का ही पूरा काम होता है। ठीक। लास्ट में आपका इधर आता है और यहाँ भी एक प्रकार समझ लीजिए छन्ने का ही, यानी एक एक पदार्थ, एक एक चीज बकायदा पूरी छनती है ना। अब सीधे देखो, ऐसे सीधे नलकी होती है तो एक नलकी जितना जाता सीधे बहता चला जाता, हार्मोन विटामिन एंजाइम सब पता लगे बाहर ही चले जा रहे हैं शरीर से। ठीक है। तो सभी का अवशोषण करना है और सभी का अवशोषण करना है तो उसके हिसाब से ही सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। तो सभी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, यहां से लेकर के यहां तक सारी चीजों का अवशोषण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहां से ये मूत्र नली से बाहर की ओर जाएगा, यूरेथ्रा में कलेक्ट होगा जाकर के। ठीक। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना के विषय में। तो संरचना के विषय में कुछ ज्यादा नहीं मिलता, बस जितने पार्ट इसमें लिखे हुए हैं यही पार्ट आपको लिखे हुए मिल जाते हैं, है ना। और यही क्या होता है, जब नेफ्रॉन वगैरह खराब हो जाते हैं, नेफ्रॉन कार्य नहीं करते हैं, बेकार हो जाती किडनी, है ना, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, फिर डायलिसिस करवाना पड़ता है ना। 3-4 सप्ताह में एक बार डायलिसिस होता है। डायलिसिस तो आपने देखा ही होगा, शायद नहीं देखा होगा तो नाम तो सुना ही होगा डायलिसिस का। अस्पतालों में करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से यही छानने की प्रक्रिया करवाई जाती है, आर्टिफिशियल छानने की प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो उसको छानने की प्रक्रिया फिर डायलिसिस बन जाती है, 3-4 घंटे की प्रोसेस होती है इसकी, है ना। तो वो किडनी के खराब हो जाने पर है वो प्रोसेस की जाती है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कि नेफ्रॉन की संरचना। अब आप इस डायग्राम का और एक स्क्रीन पर भी मैं आपका डायग्राम लगा देता हूं, दोनों में से आप स्क्रीनशॉट लेकर के जिसका भी डायग्राम चाहे उसका बना लीजिएगा। उसके बाद इस थ्योरी में इसकी क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी थ्योरी के विषय में क्या बताया गया है। तो थ्योरी में देखिए लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लिख देना है ना कि नेफ्रॉन होते क्या है। तो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। भाई मेन फंक्शनल यूनिट जो किडनी की है वो नेफ्रॉन ही होती है। तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, तो 10 लाख होती है। ठीक है, किडनियों के अंदर जो इनकी नेफ्रॉन की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है, 10 लाख के आसपास होती है। तो ये बात आपको सामान्य जानकारी में लिख देना है। अब उसके बाद नेफ्रॉन की संरचना के दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है वृक्क कणिका और एक होता है वृक्क नलिका, है ना। वृक्क कणिका रेनल कैप्सूल कहते हैं इसको, है ना। वृक्क कणिका को रीनल कैप्सूल कहते हैं। अब वृक्क कणिका में कौन कौन से भाग आते हैं, तो जो वृक्क कणिका है उसमें दो भाग आते हैं, कौन कौन से, एक आपका जो है ये ग्लोमेरुलस वाला भाग और दूसरा है बोमेन संपुट, है ना। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, है ना, ये आपके जो वृक्क कणिका होती है उसके दोनों भाग होते हैं। ठीक, तो वृक्क कणिका के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। फिर वृक्क नलिका के भी 3 भाग होते हैं, देख लीजिएगा, है ना। तो ये जैसे समीपस्थ नलिका हो गई, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप है तो हेनले लूप हो जाएगा। उसके बाद ये आरोही चाप वगैरह भी इसी में आ जाते हैं ना, अवरोही चाप, आरोही चाप, इन सबके इनके बारे में डिटेल में नहीं लिखना है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका हो जाएगी, हेनले लूप हो जाएगा, आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका हो जाएगी और संग्राहक नली हो जाएगी। तो ये इतने जो पार्ट हैं नीचे वाले, है ना, जो भी 3-4 पार्ट हैं ये नीचे के, इन दोनों को छोड़ करके वो आ जाते हैं आपके वृक्क नलिका के भागों में। ठीक है, तो 2 प्रकार के भाग होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने कोई पूछ ले एग्जाम में कभी आ जाए कि वृक्क नलिका का भाग कौन सा है, वृक्क कणिका का भाग कौन सा है, तो वृक्क कणिका के ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो 2 भाग वो हो जाएंगे, है ना, वृक्क कणिका के और वृक्क नलिका में पूछा जाए तो बाकी समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले लूप, आरोही अवरोही चाप, संग्राहक नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, ये सब किसके भाग होते हैं, तो वृक्क नलिका के भाग होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको जनरल ध्यान रखना है बस। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब लिखा हुआ पहला पार्ट ग्लोमेरुलस, क्या लिखना है इसमें, लिखा है यह सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं का एक गुच्छा होता है। तो बता दिया आपको, वाहिकाओं का क्या है, एक गुच्छा है। ठीक है, उसके बाद जो अभिवाहित धमनी द्वारा रक्त लाता है, यानी इसमें जो है अभिवाहित धमनी के द्वारा क्या है, रक्त आता है, रक्त एकत्रित होता है, कलेक्ट होता है इसके अंदर आकर के। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस के विषय में। सेकंड नंबर लिखा बोमेन संपुट, यह कप जैसी संरचना का होता है, कप जैसे मैंने बता ही दिया, है ना, कप शेप होता है, संरचना का होता है और ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है। देखिए ग्लोमेरुलस इसके अंदर इसको घेरे हुए है, ये पकड़े हुए है इसको। ठीक है, इसमें रक्त का निस्यंदन होता है, तो रक्त का निस्यंदन फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको बोमेन संपुट में लिख देनी है ना। तो ये दोनों पार्ट हो जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों पार्ट का, फिर इसके अगले जो पार्ट हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कुछ अगली जो इसके पार्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगला पार्ट आपका लिखा हुआ है नंबर 3 समीपस्थ कुंडलित नलिका, है ना, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है ना। इसके विषय में देखिए क्या बताया गया कि यह बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, ठीक है, से निकली हुई घुमावदार नलिका होती है। इसमें कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, यानी इसमें खाद्य पदार्थों का क्या है, अवशोषण होता है ना, धीरे धीरे अवशोषण चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मुड़ी होती है और ज्यादातर अवशोषण भी होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ नंबर 4 हेनले लूप, यह अवरोही व आरोही चाप से मिलकर बना होता है। इसमें जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। तो जल और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है, तो हेनले लूप में होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि जल और खनिज लवण का अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है, तो हेनले लूप में होता है। अब ये हेनले लूप जो होता है, कहीं कहीं देखेंगे इसकी जो आकृति है वो हेयर पिन, है ना, बालों में लगाने वाली जो पिन होती है उसके आकार का बता दिया जाता है ना। ये देखिए हेनले लूप क्या है, यू के आकार की नली है, तो कहीं कहीं यू के आकार की मिल जाएगा, कहीं कहीं हेयर पिन लिखा होता है लगाने वाली। ठीक है, तो वो तो मान लिया कहने की बातें हैं ना, जो लिखा होता है किताब में वो लिखने की कोई आवश्यकता उतनी खास है नहीं। ठीक, तो हेनले लूप हो गया। उसके बाद यहाँ पर जल खनिज लवण का अवशोषण होता है। देखिए इधर अवरोही चाप है, यहाँ पर आरोही चाप है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ संग्रह नलिका, कई नेफ्रॉन संग्रह नलिका में
खुलते हैं, यह आगे चलकर मूत्र वाहिनी में खुलती है। तो संग्रह नलिका देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो आपकी है, यहाँ पर जो घुमा हुआ ये पार्ट है, इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलिनी नलिका। दूरस्थ कुंडलिनी नलिका में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पुनः अवशोषण कहाँ पर होता है। तो पुनः अवशोषण जो होता है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। ठीक है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है, पुनः अवशोषण, खनिज लवण जल जो भी बचा हुआ पदार्थ है उसका पुनः अवशोषण हो जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद संग्रह नलिका में से चले जाएंगे। संग्रह नलिका आगे चलकर लिखा, यह आगे चलकर मूत्रवाहिनी में खुलती है, और ये आगे चलकर के पार्ट क्या होगा, मूत्रवाहिनी से कनेक्ट होता है। फिर मूत्रवाहिनी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो चला जाएगा मूत्रवाहिनी में। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके नेफ्रॉन की संरचना, उसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट और उसके ये कार्य। तो उम्मीद करता हूं कि फिर आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।